अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बयानिया और मैं हूं आलिया शबीर। नासरीन, डेली मेल से मंशियात तक, बरतानिया से पाकिस्तान तक मुस्लिम लीग नून को क्लीन चिट मिल रही है और मुस्लिम लीग नून अपने आप को सरखरू अवाम में करार दे रही है और यहाँ पर मुस्लिम लीग नून अपने आप को मजबूत करने की कोशिश में है। क्या मुस्लिम लीग नून एक बार फिर से सियासत में इन होगी? आज के प्रोग्राम में ये भी सवाल रखेंगे। और दूसरी तरफ जो इस वक्त सियासी बहरान है उसमें लगता है कि कहीं ना कहीं जो कशीदगी थी उसमें कमी आ रही है और अहम रोल प्ले करें सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी। क्या सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाएंगे कि मामलात मुज़ाकरात के जरिए हल हों और इमरान खान साहब को कायल करेंगे या हुकूमत को कायल करेंगे? ये अहम नुक्ता होगा। आज के प्रोग्राम में ये भी डिस्कस करेंगे। मेरे साथ पैनलिस्ट मौजूद हैं। अली गौहर बलोच साहब ने हमें ज्वाइन किया है, MNA है, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा है। हमारा साथ देंगे प्रोग्राम में नसीम सदीकी साहब, सीनियर जर्नलिस्ट है, एंकर पर्सन है। प्रोग्राम में हमारे साथ हैं नदीम कुरैशी साहब, MPA हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा है। आप तमाम मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज़ करती हूँ अली गौहर बलोच साहब आपसे। इस वक्त मुस्लिम लीग नून के लिए तो बहुत ही फेवरेबल लगता है माहौल चल रहा है। एक बड़ा मुश्किल वक्त देखा है, ऐसा लग रहा था कि ये हुकूमत लेकर अपने पाँव पर खुद कुल्हाड़ी मारी है, लेकिन इस वक्त जो सियासी अब मुस्बत जो अब खबरें आ रही है वो बहुत ही मुस्बत हैं सियासी लिहाज से। आपको क्या लगता है कि आगे इसका क्या असर होगा मुस्लिम लीग नून की सियासत पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सूरत-ए-हाल ये है कि अगर हम इस बात का जो आपका जो क्वेश्चन है ये इंतहाई एक रेलेवेंट क्वेश्चन है मौजूदा हालात की तनाज़ुर में अगर देखा जाए तो। और इसमें आलिया साहिबा सबसे बड़ी बात जो है वो आप देखें कि जो सूरत-ए-हाल क्रिएट की गई 2013 के इलेक्शंस के बाद और जिस तरह से आपने देखा कि 2013 के इलेक्शन के बाद धरने शुरू हुए, धरनों के बाद फिर जिस तरह से जो है एक इमरान प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया और फिर उस इमरान प्रोजेक्ट के को कामयाब करवाने के लिए RTS सिस्टम बंद किए गए, मुल्क में इलेक्शन के अंदर धांधली की गई और एक गैर आईनी कदम उठाया गया और एक ऐसे आदमी को इक़्तिदार के ऊपर मुसल्लत किया गया जिसके पास के अवाम का मैंडेट नहीं था। आज अगर हम उस तनाज़ुर में देखें तो फिर एक 4 साल के अंदर जो मुआशी तौर पर पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि एक बहरान का शिकार हुआ, जिस तरह से पूरी मुल्क में एक सियासी इंतशार जो फैलाया गया और आज भी पाकिस्तान उस इंतशार का किसी हद तक शिकार है, तो जाहिर है जो बातें झूठ पर मबनी होती हैं वो एक न एक दिन एक्सपोज होनी होती है। अब मामलात अपने मंतकी इंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं, अब चीजें एक्सपोज होना शुरू हो गए हैं। जो लोग करप्शन के नारे लगाया करते थे, हर किसी को चोर कहते थे, आज उनकी करप्शन के बड़े बड़े स्कैंडल सामने आ चुके हैं। आज आप देख लें कि जो आइन और कानून के झूठे नारे लगाया करते थे, आपको पता है कि जिस वक्त कौमी असम्बली तोड़ने की कोशिश की गई एक डिप्टी स्पीकर के जरिए, वो भी एक गैर आईनी कदम था और उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसके खिलाफ फैसला दिया और लेकिन अली गौहर बलोच साहब, आपके ये जो केसेस खत्म हो रहे हैं या इसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो अपने स्टांड से पीछे नहीं हटी। उनका ये कहना है कि ये NRO 2 है। जी जी, देखिए बात ये है कि NRO वो नहीं है। मैं वो देखिए ये NRO नहीं है, ये NRO 2 तो वो है जो खान साहब मांग रहे हैं और अपनी जुबान से मांग रहे हैं। आपने देखा कि एक बयान पर आपने गौर किया होगा कि जो खान साहब ने पिछले दिनों में दिया कि उन्होंने जनरल बाजवा को कहा कि अगर फर्ज करेंगे साजिश में शामिल नहीं थे तो ये मेरे खिलाफ अदम एतमाद रोक सकते थे। इसका मतलब है कि वो फिर कह रहे थे कि एक आईनी अदम एतमाद एक आईनी कदम है जिसकी आइन में गुंजाइश है, तो वो फिर एक गैर आईनी कदम के ऊपर मतलब एस्टेब्लिशमेंट को उकसाना चाह रहे थे कि आपने वो अदम एतमाद रोका क्यों नहीं है। तो जाहिर है जिन लोगों ने उनको
इस जगह पर मैं समझता हूं कि चूंकि वो पहले भी वोट चुरा कर आए थे इमरान नियाजी साहब और उनके पास अवाम की अक्सरियत नहीं थी, लिहाजा आप वो दोबारा चाह रहे थे कि दोबारा फिर से उनको इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया जाए और फिर दोबारा से एस्टेब्लिशमेंट उनका इस गैर कानूनी काम में साथ दे। तो वो तो देखे ना, अब जो घड़ी की चोरी के वाकयात तोशाखाना में हुए, फिर आपने देखा कि जो कोरोना का फंड खाया गया, फिर आपने देखा कि जिस तरह से फॉरेन फंडिंग केस सामने आया है जिसका कि FIA अभी तहकीकात कर रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वजाहत कर दी है। तो ये सारे वो मामलात हैं जो मैं समझता हूं कि अभी मतलब है कि इस कौम के सामने आ चुके हैं। आज मियां नवाज शरीफ साहब ने वो वक्त फिर दोहराया है। आज की जो उनका वीडियो बयान जारी जी हुआ मैं इसके ऊपर आती हूँ, मैं इसके ऊपर जी अली कुर्ब बलोच साहब आते हैं। इसके मियां साहब ने जो स्टेटमेंट दी है उसके ऊपर भी बात करते हैं। मैं चाहूंगी कि इसके ऊपर नसीम सिद्दीकी साहब का क्या तज्जिया है कि इस वक्त डेली मेल हो या फिर राना सनाउल्लाह का मंशियात केस हो, ये सब अभी जो क्लीन चिट मिल रही है मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को, इसका सियासी फायदा होगा उनको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आलिया। देखें, मैं इस तरह के टॉपिक्स में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि आप देखें कि जब PTI का 3.5 और 4 साल दौर था तो उसमें शहजाद अकबर हो गए या बाकी वुज़रा हो गए, वो मीडिया टॉक्स करते थे और लंबी लंबी चीजें लहरा के दिखाते थे। पनामा में ये हो गया, मंशियात का केस हो गया। अच्छा, ये जो राना सनाउल्लाह वाला मंशियात केस है ना, ये बड़ा डॉजी किस्म का था, क्योंकि इसमें लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने बैठ के जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, साथ जो है वो अफरीदी साहब बैठे हुए थे, लेकिन उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं लग रही थी। उनको यही था कि जैसे उनको कोई ब्रीफ किया गया, क्योंकि जो छापा मारा था या जिस तरह रोका था या जिस तरह राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार किया था, तो वो टोटली ANF की कार्रवाई थी, तो उसका PTI से कोई ताल्लुक मुझे नजर नहीं आता है। नहीं नसीम सिद्दीकी साहब, अब आपको याद होगा कि उस वक्त आप कह रहे हैं शहरयार अफरीदी ये जो बात कर रहे थे, उन्होंने तो बड़ी हल्फन और बहुत सारी कस्में खा के कहा था कि वो सच कह रहे हैं। बाद में जी आलिया वो यही बात थी ना कि उनको जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब और ANF ने ब्रीफ किया था। तो जब कोई इतना बड़ा इदारा आपको ब्रीफ करता है, जिन्होंने रेड तो शहरयार अफरीदी ने नहीं की थी ना, कि रेड तो सारी ANF ने की थी, कि जो कि एक बहुत बड़ा इदारा है, और उन्होंने ही सारी ब्रीफिंग जब मिनिस्टर को देते हैं तो मिनिस्टर ने उनके कहने के ऊपर जो है वो लग रहा था कि उन बातों से मरूब है। लेकिन बात ये कि ये बात गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। इस तरह की विक्टिमाइजेशन किसी के साथ भी नहीं होनी चाहिए थी। अगर नून लीग के साथ हुई है और आज उनको इक्विटल मिल रहा है, तो वही हरकतें आज नून लीग भी कर रही है कि वो कह रहे हैं जी तोशाखाना केस है, घड़ी चोरी है, ममनुआ फंडिंग है। भाई, अब आप हुकूमत में हैं, आप अदालतों में केस लेके जाएं, अदालतें फैसले करें। लेकिन मैंने जो शुरू में कहा था, लेकिन नसीम सिद्दीकी साहब, ये तोशाखाना, जी ठीक है, तोशाखाना केस देख लें, उसमें से भी इलेक्शन कमीशन का फैसला आ चुका है। अगर आप घड़ी का मामला देखें तो वहाँ पे भी इलेक्शन कमीशन एक अपना फैसला दे चुकी है। तोशाखाना में भी ये फैसला आ चुका है, ममनुआ फंडिंग में भी फैसला आ चुका है। तो ये तो अब तकरीबन क्लियर केसेस है। नहीं, क्लियर नहीं है। देखे ना, अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चले गए, वहां पे उन्हें ममनुआ फंडिंग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिल गया। जब तक अदालतें किसी को सजा नहीं दे देती, उसका मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए। तोशाखाना केस है अगर, तो पिछले तोशाखाना केस भी इलेक्शन कमीशन के पास है, उनके भी फैसले कर दे। ममनुआ फंडिंग से अगर है तो जो फंडिंग PMLN या मौलाना फजल रहमान की जमात या पीपल्स पार्टी ने ली हुई है, उसके भी फैसले कर दे, ताकि अक्रॉस द बोर्ड इस किस्म की चीजें नजर आई। फिर मैं अपने नसीम सिद्दीकी साहब, ठीक है नसीम सिद्दीकी साहब, जैसे आपने कहा ना कि मैं इन तरह के टॉपिक्स में बात करना नहीं चाहता, यकीनन ये आपका ये बिल्कुल ये सही बात है कि ऐसे ही एक अजम्पशन दी जाए, एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी देकर हम उसी के ऊपर बात करें, और एट दी एंड क्या हो कि 10 साल बाद जरदारी भी बरी हो जाता है और नवाज शरीफ के केसेस भी शहबाज शरीफ के खत्म हो जाते हैं, राना सनाउल्लाह भी बरी हो जाता है। लेकिन जो आप बात कर, लेकिन लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है, अच्छा नसीम सिद्दीकी से मेरा सवाल ये है कि जैसे आप ये कह रहे हैं ना कि ये भी होना चाहिए तो वो भी होना चाहिए, अगर इमरान खान के ये केसेस का फैसला आया तो फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और जरदारी और मौलाना इनके भी केसेस का फैसला आना चाहिए। ये मशरूत तौर पर हमें बात नहीं करनी चाहिए कि ये हो तो वो होना चाहिए। मशरूत क्यों, गैर मशरूत है। अगर एक इंडिविजुअल के लिए कोई डिसीजन आया है तो हमें उसको देखना होगा, दूसरे की एक अलग अपना केस है, जब उसका फैसला आएगा हम उस पर भी बात करेंगे। नहीं आलिया, मेरा ये कहने का मकसद नहीं था। मेरा कहने का मकसद ये था कि जब तक मुल्क के अंदर
अक्रॉस द बोर्ड जो है ये इस तरह की चीजें नहीं होंगी। मतलब अगर एक इलेक्शन कमीशन है, उसके पास 3 केसेस मौजूद हैं और वो एक केस का फैसला कर देता है तो ठीक है, हमने मान लिया कि उसने एक केस का फैसला कर दिया। लेकिन जब वो 2 केसेस को डिले करता है तो फिर जानिबदारी की उसमें से बदबू आती है और फिर यही होता है कि 5 साल बाद वही इमरान खान साहब भी क्लियर हो जाएंगे, तोशाखाना से भी क्लियर हो जाएंगे, ममनुआ फंडिंग से भी क्लियर हो जाएंगे। तो आवाम को क्यों बेवकूफ बनाते हैं? असल मसाइल पाकिस्तान के ये है कि जिस तरह आवाम इस वक्त महंगाई की चक्की में पिस रही है, जिस तरह पेट्रोल महंगा है, एक्सपोर्टर्स को डॉलर नहीं मिल रहे, पाकिस्तान की मईशत डाउन द ड्रेन जा रही है, तो इस वजह से मैं कहता हूँ कि ये टॉपिक्स डिस्कस करने वाले 3.5 करोड़ पाकिस्तान की आवाम जो कि सैलाब से घिरी हुई थी, उनके हालात क्या है, उनको कोई मदद पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो किस हालत में, ये हम डिस्कस नहीं करते। इसलिए मैंने कहा था कि वो मेरे लिए नॉन इश्यूज है। घड़ी चोरी हो गई फला, ये तो अमीरों की बात है ना, एलीट क्लास की बात है, लेकिन गरीब की कौन बात करेगा? गरीब की मजबूरियों की कौन बात करेगा? लोगों ने उधार लेके बिजली के बिल दिए हुए, अब गैस के बिल आने वाले, गरीब के पास खाने को रोटी नहीं है, लोगों के पास रोजगार नहीं है। अली गौहर साहब इस्लामाबाद में मौजूद, फैसलाबाद से इनका ताल्लुक है, इनसे दिल पे हाथ रख के बताएं कि आज फैसलाबाद में कितनी इंडस्ट्री बंद हो रही है और कितने लोग बेरोजगार हो रहे हैं। इसका कौन जिम्मेदार है? हुकूमत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को रोजगार फराहम करे। ये तमाम लोग, पीटीआई, मुस्लिम लीग नून, मौलाना फजल रहमान जरदारी, ये सब असेंबलियों में ये वादे करके आते नसीम हैं सिद्दीकी कि साहब, अवाम को रिलीफ देंगे। आपने बात की ना कि अवाम की, तो अवाम का तो अल्लाह ही हाफिज है, किसी की तवज्जो नहीं है। इमरान खान साहब ने भी कहा था कि मैं आलू प्याज की कीमतें बताने के लिए नहीं आया, तो अवाम का तो दर्द उनको भी नहीं था। ये तो छोड़ ही दें कि अब हम जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं, इस डायरेक्शन को ही हम दुरुस्त कर लें, इसके ऊपर ही कर लें, तो एटलीस्ट यही हमारे लिए और अवाम के लिए भला होगा। यहाँ पे शामिल करेंगे एक ब्रेक, मजीद बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। नदीम कुरैशी साहब, हम बात कर रहे थे लास्ट ब्रेक में कि इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज जो है वो सुरखरू हो रही है, डेली मेल से लेकर मंशियात तक। ये केसेस जो हैं, अब आप लोग तो बड़ा इसके ऊपर वावेला करते थे कि देखें ये करप्ट हैं, सिलाब जदगान का पैसा खा गए, राना सनाउल्लाह के मंशियात में देखें कि वो पकड़े गए हैं। तो अब तो वो सारे केसेस तो एक एक करके ख़त्म हो रहे हैं, रिहा हो रहे हैं। अब जो आप लोग करप्शन का कहते थे, वो करप्शन कहाँ है जो इन्होंने की थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं कर्ज करूँ आपको, करप्शन जो हमने जो कही थी वो हमसे पहले इन सब ने एक दूसरे के बारे में खुद कही थी। पाकिस्तान में अगर सरे महल को किसी शख्स ने मुतारिफ करवाया था, पाकिस्तान में अगर ट्विन टावर्स को किसी ने मुतारिफ करवाया था, पाकिस्तान में 10% के हवाले से कुछ किस्से कहानियां आई थी, पाकिस्तान में मोटरवेज में ली जाने वाली किकबैक्स और दीगर जो कमीशनें थी, उनके हवाले से पाकिस्तानी कौम को इमरान खान ने नहीं, हमसे बहुत पहले बहुत सारी चीजों को इन खुद ने एक दूसरे पर ना सिर्फ मुकदमा दर्ज करवाए और कौम को। अच्छा, ये अली गौहर बलोच साहब, जैसे कि ये बात हो रही है कि जाहिर है कि ये केसेस तो ख़त्म हो गए हैं, पीएमएलएन को इसका सियासी फ़ायदा तो हासिल होगा, लेकिन असल में अवाम का इशू है, अवाम की तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। अगर इस वक्त आप लोग इमरान खान को चैलेंज कर भी रहे हैं कि आप असेंबलियाँ तोड़ दें और हम इलेक्शन में जाने को तैयार हैं, चाहे करप्शन अब एक नैरेटिव बन चुका है पीएमएलएन के खिलाफ कि ये करप्शन जो है वो ये सिंबॉलिक बन चुकी है पीएमएलएन के हवाले से, तो चाहे केसेस खत्म भी हो रही हैं तो शायद उसका इतना फैक्टर ना हो जितना कि खासकर अवाम के इश्यूज के ऊपर अगर कुछ नहीं किया जाएगा। तो अवाम के इश्यूज तो इस वक्त ये हैं कि महंगाई जिस कदर हो गई है, 30% से ज़्यादा महंगाई हो गई है, और इसके अलावा पेट्रोल की कीमतें देख लें, आलमी मंडी में पेट्रोल सस्ता हो रहा है, और अब यहाँ पर देख लें कि क्या हाल है, बिजली की कीमतें देख लें, इंडस्ट्री, जैसे कि अभी नसीम सिद्दीकी साहब ने कहा कि इंडस्ट्री हमारी बंद हो रही है। ये गुजारिश करूं कि जो करप्शन वाली बात की जा रही है, वो करप्शन वाला तो एक झूठा बयानिया तैयार किया गया था। आपको आपके इल्म में होगा कि जिस वक्त 2013 से 2018 तक की हुकूमत मियां नवाज शरीफ साहब की थी, जिसके खिलाफ के साजिशें तैयार की गई, जिसके खिलाफ के इमरान प्रोजेक्ट जो है वो उस वक्त लॉन्च किया गया, तो ये वही मतलब है कि सिलसिला था कि जिसके बाद इमरान खान साहब को वोट चुरा के बिठाया गया।
उस वक्त क्या सूरत हाल थी। आपने मईशत पे बात की, मुआशी तौर पर आप देखें कि उस वक्त बिजली पैदा करने के कारखाने रह गए जिस वक्त के पूरे मुल्क में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग हुआ करती थी। आपने देखा कि उस वक्त ज़रबे अज़्ब जैसा ऑपरेशन हुआ जिसके बाद तकरीबन जो है कि वो दहशतगर्दी का कलाकमा किया गया। फिर आप देखें कि मियां नवाज शरीफ साहब वो लीडर के जिन्होंने चागी के मकाम के ऊपर धमाके किए और पाकिस्तान की जो सलामती थी, जो पाकिस्तान का दिफा था, उसको नाकाबिले तस्खीर जो है वो बनाया गया। तो मैं समझता हूं कि ये तमाम कारनामे और मोटरवे जैसा, सी पैक जैसा प्रोजेक्ट जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदलने वाला प्रोजेक्ट था, वो मियां नवाज शरीफ साहब के टाइम में आया। वो वक्त था कि जब लेकिन अली बलोच साहब अभी क्या वजह है, अभी क्या वजह है? ठीक है, ये जाहिर है, ये ऑन रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अभी की वजह भी बता देता हूँ। देखें, उस वक्त चीनी 40 रुपए किलो थी, डॉलर 110-15 रुपए पर था, पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल थी, बिजली का यूनिट 5 रुपए में मिलता था। इस तरक्की करते हुए पाकिस्तान को एक साजिश के जरिए एक ऐसे शख्स को मुसल्लत किया गया जिसने पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े कर्जे लिए और उन कर्जों को हड़प कर गए। उनको हड़प करने के बाद पाकिस्तान की मईशत का असल भट्टा तो इमरान खान के दौर में अच्छा, चले कि नदीम कुरैशी साहब है, नदीम कुरैशी साहब पहले भी बात, जी ठीक है, अच्छा मैं आती हूँ आपकी तरफ। नदीम कुरैशी साहब हमें अगेन ज्वाइन कर चुके हैं, वो पहला भी अपने सवाल का जवाब मुकम्मल कर लें। और अली गौहर बलोच साहब की उन्होंने बात सुनी है कि सारा मलबा उन्होंने इस वक्त की जितनी भी उनकी बैड गवर्नेंस कहें या डिलीवरी ना कहें कि बेहतर नहीं कर पा रहे, उसकी वजह तो उन्होंने पीटीआई को ठहराई। जी नदीम कुरैशी साहब, आपका पहले जो आंसर है वो कंप्लीट नहीं हो सका, प्लीज़ अपना आंसर कंप्लीट कर लें। साथ साथ अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं कि अभी हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, उसकी जिम्मेदार भी पीटीआई है क्योंकि इन्होंने कर्जे इतने लिए कि हमारी सारी तवज्जो उस तरफ है। देखिए, अली गौहर बलोच साहब की मजबूरी है, ये एक जमात को रिप्रेजेंट करते हैं, इन्होंने यही कहना है। हालांकि 8 माह बहुत होते हैं उस हुकूमत के लिए जिसको ये बड़ा दावा हो कि वो बड़े तजर्बेकार लोग हैं, जिनको ये बड़ा दावा हो कि इनके पास बड़े माहिर मुआशियात मौजूद हैं, जिनको ये दावा हो कि इंटरनेशनली उनके बड़े लिंक्स हैं। और सबसे बड़ी अहम बात यह कि जो हुकूमत महंगाई खत्म करने के नाम पर मार्ज़े वजूद में आई हो, उस हुकूमत का 8 माह की कारकर्दगी का हाल ये है कि गरीब की बद्दुआएं, मजदूर, किसान सड़कों पर, आम ताजिर, घरेलू खवातीन, आप किसी शोबा जिंदगी से पूछें, एक खातून जो डोमेस्टिक लेडी है उसके किचन से शुरू हो जाए और एक फैक्ट्री तक चले जाए, हर शख्स की बददुआओं में अगर कोई शख्स आजकल सरे फहरिस्त है तो वो ये भी इम्पोर्टेड हुकूमत है। ये बातें करना बड़ा आसान है कि जी हमने पाकिस्तान को बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। अच्छा नसीम सिद्दीकी साहब, ये अगर हम देख लें तो एट द एंड यही रह जाती है कि हम हमारे पास जब कोई जस्टिफिकेशन नहीं होती है, हम कोई लॉजिकली बात नहीं कर सकते, तो वो यही एक हमारे पास पॉइंट होता है कि हम ये कहते हैं कि बद्दुआओं तक आ जाते हैं। ये हमारा एक मौक़िफ़ है। ये सियासत में हम लॉजिकल बात क्यों नहीं कर सकते, चाहे वो पीटीआई है, ये चाहे कोई पीएमएलएन है, ब्लेम गेम से हटकर हम इसके ऊपर क्यों नहीं आते कि ये जो असल में जो इश्यूज हैं वो उनकी रीजंस क्या है, अपना फेलियर क्यों नहीं बताते? अलिया, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी तहकीक होती है जर्नलिज्म के ऊपर। बात यह है कि हमें इस रवैये से जो है वो अलग हटना पड़ेगा। ये जो पोलराइजेशन मुआशरे के अंदर आ गई है, सियासी जमातों के अंदर आ गई है, इससे अवाम को क्या फायदा मिल रहा है? अवाम को तो सिर्फ नुकसान मिल रहा है कि हम एक दूसरे पे इल्जाम तराशी कर रहे हैं। पहले मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट थी, जब वो गई तो हमने जरदारी साहब की हुकूमत के ऊपर उनको मुकम्मल तौर पे हुकूमत करने नहीं दी। जिस तरह यूसुफ रजा गिलानी और या परवेज अशरफ को अदालतों के चक्कर लगाए गए, ये किसका कसूर था? ये किसने पाकिस्तान को पीछे धकेला? फिर जब 2013 में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आती है, उसमें आपने देखा कि किस तरह नवाज शरीफ साहब के ऊपर केसेस लाए गए, उनकी बेटी के साथ उनको जो है अदालतों के चक्कर लगाए गए, उन्होंने जेल यात्रा भी की। शाहिद खाकान अब्बासी हो या राना शहबाज शरीफ, जिसका भी नाम लो, सब केसेस से अगर फारिग होते जा रहे हैं तो ये कसूर किसका है? ये किसने तयन करना है कि उनके साथ ये सलूक किसने किया? जिस तरह अभी कहा गया कि हमारे ऊपर इमरान खान को मुसल्लत किया गया, तो किसने मुसल्लत किया? जिसने मुसल्लत किया, क्या पीडीएम या मुस्लिम लीग नून उनसे जवाबदेही लेगी या उनके खिलाफ केसेस करेगी या कोई ऐसा ये बंदोबस्त
करेंगे कि आइंदा इस तरह किसी को मुसल्लत ना किया जाए। तो बात यह है कि दोनों तरफ से बात होती है, कोई कहता था सिलेक्टेड गवर्नमेंट है, कोई कहता है कि इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है। बात यह है कि इसमें अवाम क्यों पिस रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि लास्ट जो जनरल बाजवा ने स्पीच की थी उसमें उन्होंने कहा था कि अब कोई इम्पोर्टेड सिलेक्टेड ये सब कुछ नहीं होगा, अब तो जो भी होगा वो अवाम के वोट से ही आएगा। तो इसका मतलब है कि ये जो केसेस वापस लिए जा रहे हैं, केसेस वापस हो रहे हैं, इसका मतलब है कि जो पॉलिटिक्स में उन्होंने अपना पार्ट डाला था उसको अंडू किया जा रहा है, और अल्लाह करे इस तरह अंडू कर दिया जाए। लेकिन एक तरफ तो अंडू हो रहा है और दूसरी तरफ फिर इस किस्म के केसेस बना के मीडिया के ऊपर उछाले जा रहे हैं, तो उसका कौन हिसाब देगा, उसके बारे में कौन पूछेगा। बात यह कि सियासतदानों को आपस में मिलजुल के बैठना होगा, और ये जो पोलराइजेशन या नफरत फैल गई है इसको कम करने में मेरे ख्याल से मुस्लिम लीग नून पहल कर ले, पीटीआई पहल कर ले, पीपल्स पार्टी आवाम के खातिर पहल कर ले, और ये जो अपनी सियासी चपलकश चल रही है इसको खत्म करें, मिलजुल के बैठे। पाकिस्तान के मौशी हालात बहुत खराब है, इसको सियासतदानों ने ही दुरुस्त करना है, और जब सियासतदानों की लड़ाई होती है तभी तीसरी कुव्वत बीच में आती है और उसको मौका मिलता है कि वो। लेकिन अब तो मेरे ख्याल में आप भी नसीम सिद्दीकी सब जानते हैं कि जो एक ग्रुप ऑफ पीडीएम है और या ये दूसरी जानिब पीटीआई थी, वो लड़ाई का ये लेवल था कि अब तो टॉलरेंस थी नहीं, लेकिन फिर भी किसी तीसरी कुव्वत ने कोई फायदा नहीं उठाया, ये तो आप मानेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ये जो पॉलिटिक्स का स्टांस है वो अभी है और आगे भी रहेगा। आज हमारे पास एक ऐसा वक्त आ गया कि हम अगर सब लोग इकट्ठे होकर चीजों को ठीक करने की तरफ नहीं जाएंगे, अगर हम इस मुआशी बदहाली से निकलना चाहते हैं, अगर हम पाकिस्तानी कौम को ये बताना चाहते हैं कि उनका भी कोई पुरसान हाल है, तो फिर हमें सबको एक स्टेप फॉरवर्ड जाना पड़ेगा। और बिलखुसूस यहाँ जिम्मेदारी हुकूमत वक्त की ज्यादा होती है। मैं अली गौहर बलोच साहब के साथ 3-3.5 साल बहुत सारे प्रोग्राम्स में मुझे मौका मिला। ये मेरे भाई हैं और मेरी बड़ी, मैं इनका एहतराम भी करता हूँ। ये हमें हमेशा उस वक्त कहा करते थे कि जी आप हुकूमत है, हम अपोजिशन है, आप आगे बढ़े। तो आज मैं इनसे कहता हूँ कि ये जो गवर्नमेंट महंगाई खत्म करने के नाम पर आई थी, वो सिर्फ अपने मुकदमात खत्म करने पर लगी हुई है। वो गवर्नमेंट जो आम आदमी के नाम पर मार्चेस किया करती थी, कभी मरियम नवाज, कभी हमजा शहबाज, कभी मौलाना फजलुर रहमान, वो सारे इंटेलेक्चुअल्स अब कहाँ हैं? किसी ने चंद वजारतें ले ली, किसी ने लंदन का वीजा लगवा लिया, किसी ने अपने को परमिट ले लिए, और अब सब लोग खामोश हैं। भाई पाकिस्तान के आम आदमी ने अगर हुकूमत वक्त की तरफ नहीं देखना और हुक्मरानों ने सिर्फ जाने वाली हुकूमतों को मुर्दे इल्जाम ठहराना है, तो फिर कौन लोग थे जो इनके घर गए थे इनकी मिन्नत करने के लिए आप हुकूमत संभाले? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने जो कुछ किया वो आज हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा है। आप 2018 से लेके मार्च 2022 तक के फेज में देखे पाकिस्तान की जीडीपी कहां थी, पाकिस्तान का उस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो कितना कम था, पाकिस्तान की बरामदात बढ़ रही थी, पाकिस्तान के बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद बढ़ रहा था, फॉरेन रेमिटेंसेस 30 अरब डॉलर की, मतलब ये मंथली उस पर इंक्रीज आ रही थी। जी अली गौहर बलोच साहब, आपने ये सुना है कि जाहिर है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो पीटीआई भी कहीं ना कहीं अब ये चाहती है कि मामलात सुलझ जाएं, जितनी उलझने हो गई थी अब उनको जो है दुरुस्त सिमत में लाया जाए। तो अब पीएमएलएन इस पर कहीं नज़र नहीं आ रही है कि पीएमएलएन तो अभी भी राणा साहब के स्टेटमेंट्स देख लें, वो तो यही कन्फर्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, कोई संजीदगी की बात नहीं है, क्या वजह है? देखें, बात ये है कि अभी कुरैशी साहब ने बात की, मैं इनकी बात सुन रहा था। जिस मुल्क को 13 से लेकर 18 तक ठीक किया गया और तरक्की की राह पर गामजन किया गया, जब आप एक गैर आईनी हुकूमत को, एक वो हुकूमत जो कि वोट चुरा कर आए और जिसके पास अवाम का मैंडेट भी ना हो, उसको खजाने लूटने के लिए बिठा दे। आप देखें ना, ये आपको पता चल रहा है कि करोड़ों अरबों कहाँ से आ रहे। फॉरेन फंडिंग केस देखें जिसकी एफआईए इंक्वायरी कर रही है। फिर आप ये देखें कि उसके बाद एक अद्वियात का स्कैंडल आया था, फिर उसमें सुनामी ट्रीज के नाम पर जिस मुल्क के अरबों रुपए हड़प किए गए, फिर कोरोना का जो बाहर से फंड आया था वो इन्हीं की दौरे हुकूमत ने, इन्हीं के ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने उसमें जो है वो माली करप्शन का तज़किरा किया। फिर आप देख लें कि जो बीआरटी पेशावर है जो कि चलती कम और जलती ज्यादा है,
वो इन्होंने ये तो कहते थे कि मोटरवे के मैं वैसे ही खिलाफ हूँ, फिर कमीशन खाने के लिए खुद भी एक पाकिस्तान का महंगा तरीन जो है वो एक BRT का वो प्रोजेक्ट दे दिया। तो खान साहब ने अपनी हर बात की नफी की। क्या किस हुकूमत ने 4 साल में पाकिस्तान को, वफाकी हुकूमत को और पिछले 8 साल से सूबाई हुकूमत KPK को और फिर पंजाब को भी लूटा हो? उस मुल्क को ठीक करने के लिए क्या आप समझते हैं कि 8 महीने काफी है, 7 महीने काफी है? अगर ये इसी स्पीड से लूटते रहते तो आज तो वाकई डिफॉल्ट हो चुका होता है। और आज भी पाकिस्तान के माशी हालात ठीक नहीं है। उसके न होने की बुनियादी वजह इन लोगों की बेपनाह करप्शन है। और क्या वहां के ये करप्ट लोग अच्छा, जी ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक ब्रेक शामिल करनी है। ब्रेक के जब हम वापस आएंगे तो राना सनाउल्लाह ने चैलेंज किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि आप पंजाब की असेंबलियाँ तहलील कर दें और हम पंजाब में इलेक्शन करवाएंगे और इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। ये कॉन्फिडेंस कैसे है PMLN में, जबकि उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ देख लें, अवाम का वोट हमने बाई इलेक्शंस में देख लिया है, तो ये कॉन्फिडेंस क्यों है, इस पर बात करते हैं। और क्या वाकई PTI इलेक्शन करवाना चाहती है पंजाब में और क्या असेंबलियाँ तहलील करेगी, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। क्या जो चैलेंज किया राना सनाउल्लाह साहब ने इमरान खान को कि आप असेंबलियाँ तहलील करें और उसके बाद हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, तो क्या इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील करने के लिए अब तैयार हैं या नहीं है? इस पर नसीम सिद्दीकी साहब क्या कहते हैं? एक हुकूमत ने तो उसी वक्त मौक़िफ़ दे दिया था जब इमरान खान साहब ने ये अनाउंसमेंट की थी कि वो असेंबलियाँ तहलील करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा ये नहीं कर सकते। तो अब तो चैलेंज कर दिया राना सनाउल्लाह साहब ने कि आप असेंबलियाँ तहलील करें, हम पंजाब में इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। तो अब क्या वजह है कि इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील करने में देर क्यों लगा रहे हैं? देखिए आलिया, यहाँ पे जो एतमाद का फुकदान है ना, वो बहुत ज्यादा है। बात ऐसे है कि जिस तरह इमरान खान साहब ने कौमी असेंबली से इस्तीफे दिए, उनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं किए गए और इसी वजह से उन्होंने जो है वो बीच में 11 उन्होंने कोई इस्तीफे कबूल भी किए थे, जिसमें से 8 सीटें दोबारा इमरान खान साहब जीत गए। अभी मामला ये चल रहा है कि अगर ये पंजाब असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं, तो जिस तरह इलेक्शन कमिश्नर ने कहा है कि अभी नई हल्का बंदियां जब तक नहीं हो जाती और उसके बाद हमें दोबारा मर्दमशुमारी नहीं हो जाती और उसके बाद दोबारा जो हल्का बंदियां उनको करने में तकरीबन कोई 6 महीने लगेंगे। तो लाजमी बात है पंजाब हुकूमत के जो MPs हैं वो बड़ी मुश्किल से इलेक्शन खैबर पख्तूनख्वा के अभी उन्होंने तरक्याती काम करवाने हैं या दरमियान में रुके हुए। इमरान खान साहब ने ऐलान तो जरूर कर दिया है कि वो असेंबलियां डिसॉल्व कर देंगे, लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेज जो डिस्कस हो रहे हैं, फरीदाई साहब के साथ डिस्कस हुए या महमूद खान के साथ डिस्कस हुए, उसमें डिसीजन लेने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और जब उन्होंने इन चीजों को अपने MPs के साथ भी डिस्कस किया तो कुछ लोग तैयार हैं, कुछ लोग तैयार नहीं है। कहना तो यही है, असेंबली मेंबर्स का कहना तो यही है कि इमरान खान साहब की बात पे वो अमल करेंगे, जैसे इमरान खान साहब कहेंगे वो वैसे ही करेंगे, लेकिन बाकी कॉन्सिक्वेंसेज डिस्कस हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल से अभी इस्तराब के हालत में है इमरान खान साहब, जिसकी वजह से अभी जो है वो असेंबली तोड़ने का ऐलान नहीं कर पा रहे। राइट। तो इस वक्त अगर राना सनाउल्लाह साहब चैलेंज कर रहे हैं अली गौहर बलोच साहब, तो इसका मतलब ये है कि PMLN को यकीन है या PDM को यकीन है कि इमरान खान साहब असेंबलियाँ तहलील करेंगे नहीं। ये यकीन कहाँ से आए? देखिए बात ये है कि इमरान खान साहब ने इसमें तो कोई मतलब है, कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है कि उन्होंने हमेशा झूठ बोला है। कौन सी ऐसी कोई एक बात बता दें जो उन्होंने की और उससे यूटर्न ना लिया। उन्होंने कहा कि मैं IMF के पास नहीं जाऊंगा, खुदकुशी कर लूंगा, खुदकुशी की उन्होंने कहा कि मेरी हुकूमत आएगी तो इतने अरबों डॉलर बाहर से आ जाएंगे जिससे कर्जे भी उतर जाएंगे और पाकिस्तान भी खुशहाल हो जाएगा। क्या वो सीन हुआ? उन्होंने कहा कि मैं ऐसे बंदों को टिकट नहीं दूंगा, मैं तो इलेक्टेबल्स को नहीं दूंगा, मैं तो जनाब नौजवानों को दूंगा और ये करूंगा। वही किया। वो कहते थे कि ये MNAs को जो फंड देना है ये करप्शन के मुतरादिफ है, तो वो किया। वो करप्शन का हर किसी को चोर कहते थे। खुद आप देख लें कि घड़ी से लेकर और अरबों रुपए की करप्शन में हर लेवल पर जो है वो करप्शन में मुलव्वस नजर आए और उन्हीं की मतलब है कि वो पंजाब हुकूमत में हत्ता के
डीआईजी, एसपी, उनकी ट्रांसफर में भी करप्शन के किस्से सामने आए। तो खान साहब ने हमेशा झूठ बोला। दूसरी बात यह कि अगर वो कहते थे बकौल उनके, जिस दिन उन्होंने ये ऐलान किया था अपनी नाकाम मार्च के बाद कि भाई हम असेंबलियों से इस्तीफा दें, उस दिन असेंबलियां भी तोड़ देंगे, तो उस दिन तोड़ देनी चाहिए थी ना। तो वो उसी दिन ही जब उन्होंने अगला टाइम देकर गए थे, इसका मतलब ये है कि वो झूठ बोलकर गए थे। खान साहब को करप्शन करने की लत पड़ चुकी है और इस लत में वो एक दिन भी किसी हुकूमत को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे। इसमें कोई दूसरी राय और तज्जुब वाली बात नहीं है। अच्छा, नसीम सिद्दीकी साहब, पाकिस्तान में देख लिया। नसीम सिद्दीकी साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान साहब अगर यहाँ पर असेंबलियां तहलील नहीं करते तो क्या फिर उनको सियासी तौर पर नुकसान होगा? जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि पहले वो लॉन्ग मार्च लेके निकले थे, फिर उन्होंने इस्लामाबाद में धरना देना था, उसके बाद उन्होंने ये एक नई तुरुप की चाल चली थी कि वो असेंबलियों से इस्तीफा दे देंगे। तो इस वक्त तो बिल्कुल उनका जो एक बयानिया रह गया है वो यही बयानिया है कि इस्तीफे पंजाब असेंबली से भी देंगे और खैबर पख्तूनख्वा से भी देंगे। अगर वो ये बयानिया नहीं लेके चलते और इसको वो नहीं कर सकते तो फिर डेफिनेटली उनको सियासी तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचेगा। आपको क्या लगता है कि एक तो जाहिर है कि आप कह रहे हैं कि जो एमपीए हैं उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार है, वो भी इसके ऊपर शायद रजामंद नहीं है। दूसरा चौधरी परवेज़ इलाही साहब का है कि मुख्तलिफ उनका भी स्टेटमेंट्स से देख लें, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्राडिक्शन आ रही है, तो डिफ़र कर रहे हैं इमरान खान साहब के बयानिए से। तो क्या आपको लगता है कि असल में रुकावट परवेज़ इलाही है, ये इमरान खान साहब भी, जैसे कि अली गौहर बलोच साहब कह रहे हैं कि इमरान खान साहब खुद भी नहीं चाहते कि वो हुकूमत से बाहर आए? देखिए, हुकूमत से तो वो बाहर आ जाएंगे क्योंकि उन्होंने इस बात का ऐलान कर दिया। परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि ये असेंबली जो है ये अमानत है इमरान खान साहब की, और जब भी इमरान खान साहब कहेंगे मैं असेंबलियों को तोड़ दूंगा। लेकिन उन्होंने जरूर ये बात इमरान खान साहब से डिस्कस की है कि असेंबलियों को कुछ अरसे चलते रहने दें ताकि हम तरक्याती प्रोग्राम मुकम्मल कर सकें, और जब तक हम हुकूमत में रहेंगे तो आवाम की कोई ना कोई खिदमत कर सकेंगे। लेकिन डेफिनेटली सियासी तौर पे कहमेगोइयां होती हैं, बात होती है कि इमरान खान साहब भी नहीं तोड़ना चाह रहे या परवेज इलाही उनकी बात नहीं मानेंगे। ये उसी तरह जब अहम तैनाती होनी थी और लोग कहते हैं कि जब असम्बली सदर के पास जाएगी तो सदर टाइम ले लेंगे और फला चीज कर देंगे, फिर इमरान खान साहब ये मूव करेंगे, और कुछ भी नहीं हुआ और तमाम मामला बहसन असलूबी के साथ तय पा गया। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया है और इमरान खान साहब जब तक ये परवेज इलाही साहब को नहीं कहते कि असेंबलियां तोड़ दें और वो नहीं तोड़ते, जब तक तो हम अपनी अपनी राय दे सकते हैं, लेकिन कंफर्म करके ये बात नहीं कह सकते कि वो तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे। राइट। एक बात अली गौहर बलोच साहब ये भी है कि हुकूमत की जानिब से जहाँ पर ये चैलेंज किया जा रहा है वहाँ पर ये कोशिशें भी की जा रही हैं कि वो पस्से पर्दा इमरान खान साहब को कायल करे, और इसमें सदर पाकिस्तान का भी रोल है कि इमरान खान असेंबलियाँ तहलील करने की तरफ ना आए। ये क्या हकीकत है? पैगाम भिजवाए गए इमरान खान साहब को? है कि जो आदमी जलसे का हर लफ्ज दूसरे तमाम सियासतदानों को गाली देने से शुरू करता हो। देखिए, एक आदमी ने मुल्क में एक सियासी इंतशार फैलाने की कोशिश की हुई है, अपने जत्थों के जरिए वो इदारों के ऊपर गालम गलोच करवाता है और वो हर सियासतदान को गाली देता है। जो सहाफी उसके ऊपर तनकीद करे वो लिफाफा सहाफी है। जो अदलिया के लोग इंसाफ करना चाहें तो वो जलसों में खड़े होकर जिस तरह से उन्होंने खातून जज की जो है वो तजलील करने की कोशिश की, वो भी पूरे पाकिस्तान में देखा। ऐसे आदमी के साथ किस तरह से बात, मतलब इसका मतलब है कि उसकी धमकियों के साथ मुज़ाकरात करें। उनमें ना वो सियासतदान है, ना उनमें सियासतदानों वाली मेजोरिटी है। तो जाहिर है सियासतदान का अंदाज सख्त होता है, धीमा भी होता है। लेकिन खान साहब जो है, चूंकि वो इस वक्त मैं समझता हूँ कि शदीद नफसियाती दबाव में है, क्योंकि उनके कदमों के नीचे से अब वो इक़्तिदार की नैया हिलती हुई नजर आ रही जो सिर्फ दो सूबों के ऊपर खड़ी है, तो लिहाजा वो बुखलाहट का शिकार है। लेकिन अली गौहर बलोच साहब जी, आपको नहीं लगता कि अगर इमरान खान साहब वाकई, जैसे कि नसीम सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि ये तो जब अपॉइंटमेंट होनी थी, अहम आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट होनी थी, उस वक्त भी बहुत सारी चेमगोइयाँ हो रही थी कि सदर पाकिस्तान असेंबली रोक लेंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें गर्दिश कर रही थी, लेकिन एट दी एंड सब कुछ हो गया। तो ये ऐसा तो नहीं है कि एक दिन होगा कि इमरान खान साहब वाकई असेंबलियाँ तोड़ देंगे, आप लोगों को इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। लेकिन अगर इलेक्शन करवाने पड़ गए तो आवाम में किस तरह से जाएंगे? क्या इस पर सोचा है?
देखिए बात ये है कि इसका बात, आपकी बात का ये मतलब है कि हमने बगैर हम तो हमेशा अवाम के वोट पर यकीन रखते हैं, और वो कहते हैं ना कि ये घोड़ा और ये घोड़े का मैदान। बात ये है कि खान साहब इलेक्शन, हम तो चाहते हैं कि खान साहब असम्बलियां तोड़े और हम इलेक्शन में जाएं। अगर हमारी तैयारी नहीं है तो फिर हम इलेक्शन में की बात क्यों करते हैं? तो बात करने का मकसद ये, हम क्यों नहीं जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब होकर जाएंगे। और अपनी जो हमारी 2018 तक की कारकर्दगी है और इमरान खान की चोरियां हैं, वो पाकिस्तान के अवाम जानते हैं उसके बारे में। तो अली गोहर बलोच साहब, जैसे कि ये कहा गया है कि 13 सीटें भी हारते रहे हैं, ऐसी कोई एक दफा को 2-4 सीटें जीत जाना तो उसका ये मतलब नहीं है खान साहब पॉपुलर हो गए। खान साहब अभी भी मुल्तान में और कराची में बजाते खुद हारे हैं। अच्छा, अली गोहर बलोच साहब, इनकलाब आ गया और किसी पार्टी का वोट भी नहीं रहा। आप कश्मीर के इलेक्शन में देख रहे हैं, क्या इनकलाब वाला आपको रिजल्ट नजर आया कश्मीर वाले इलेक्शन? तो बात करने का मकसद ये है, खान साहब खुद, हम नहीं घबरा रहे, खान साहब की टांगे कांप रही है वहां के पास। लेकिन दूसरी तरफ ये भी तो देख लें कि अगर अवाम के पास जाते हैं और पीटीआई अगर जीत जाती है बिल फर्ज कि वो दोबारा पंजाब में गवर्नमेंट बना लेती है, तो फिर जो कि कौमी असम्बली पर जब इलेक्शन होंगे जो कि अक्टूबर में होने हैं, तो फिर मुश्किल नहीं होगी कि एक सूबे में वो या 2 सूबों में वो हुकूमत बना के जहाँ पे भी दोबारा इलेक्शन होंगे वो इलेक्शन अपनी हुकूमतों के होते हुए होंगे, तो बहुत मुश्किल नहीं होगा? नहीं, हम तो ये समझते हैं कि इंशाल्लाह पंजाब और केपी के दोनों में जो है वो हुकूमतें हमारी होगी और पीडीएम की जमातों की होगी। तो ये तो मतलब है कि ये, और खान साहब को जो है वो दोबारा अगर वो कौमी असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेंगे तो हमारी हुकूमतों के होते हुए करेंगे। तो ये उनके लिए भी उतना ये बात नहीं है। और दूसरी बात ये है कि फर्ज करें बांध भी जाए तो हमारी अभी भी मरकज में हुकूमत नहीं है। नीचे अगरचे कि ये एक मुतनाज़ अदालती फैसले के जरिए उनकी हुकूमत वारजे वजूद में आई है, कोई मैंडेट वाली बात तो नहीं है। जिसको कल तक पंजाब का डाकू और चोर कहते थे, आज उसको वज़ीर आला तस्लीम किया हुआ है। तो खान साहब तो हमेशा अपना झुका हुआ चाटते हैं, ये तो नई बात नहीं है। जी ठीक है। नसीम सिद्दीकी साहब, आपको क्या लगता है कि एट दी एंड जो है वो कुछ ये असम्बलियों की तहलील से मामला कहीं और चला जाएगा और मामलात जो मुज़ाकरात तक हैं वहाँ से कोई नतीजा निकलता हुआ आपको दिखाई दे रहा है? देखिए, हालिया बात यह है कि जब 2014 में इमरान खान साहब धरना लेके आए थे तो उस वक्त भी कोई इलेक्शन नहीं हो सके थे या उनकी किसी बात को हुकूमत ने नहीं माना था। और हुकूमत वक्त जो होती है वो बहुत मजबूत होती है, उसके पास बहुत ताकत होती है। और आपने देखा कि उसके बाद जाके 2018 में इलेक्शन हुए। तो अभी भी अगर इमरान खान साहब पंजाब की या खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली तोड़ते हैं या नहीं तोड़ते, आज 10 दिसंबर हो गई है, 20 दिन बाद नया साल शुरू हो जाएगा। और 2023 जो है वो इलेक्शन का ही साल है। अगर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई तक भी वो खींच जाते हैं और उसके बाद असेंबलियां तोड़ दी जाती हैं या प्रॉपर टाइम पे भी अगर इलेक्शन हो, तो मेरे ख्याल से तमाम पार्टियों को मिल के इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। और जब इलेक्शन की तैयारी करेंगे तो अक्टूबर में तो फाइनल इलेक्शन जनरल होने ही है पाकिस्तान के अंदर। तो लाजमी बात है कि जिस तरह केसेस को वापस लिया जा रहा है, एक चीज नजर आ रही है कि तमाम सियासतदानों को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है फराहम की जा रही है। हर इलेक्शन पार्टी को इलेक्शन और इसका नतीजा जो है, लेवल प्लेइंग फील्ड का नतीजा जो है वो अक्टूबर के जनरल इलेक्शन में हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, अली गोहर बलोच साहब और नदीम कुरैशी साहब हमारे साथ थे। अनफॉर्चुनेटली उनके ऑडियो का इशू था, उनका पॉइंट ऑफ व्यू कंप्लीट नहीं कर सके। नाजरीन, आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।